रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपियन यूनियन को सख्त चेतावनी दी है। वॉर ब्रेकिंग। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोपीय संघ ने रूस के एलएनजी और ऊर्जा सप्लाई पर पाबंदियां बढ़ाई तो रूस भी तेल सप्लाई पर नए सिरे से सोचने को मजबूर होगा। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि हॉर्मुज से क्रूड प्रोडक्शन अगले महीने से पूरी तरह से रुक सकता है। पुतिन ने एक बार फिर दोहराया कि मिडल ईस्ट में अस्थिरता वैश्विक ऊर्जा को भारी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ रही उथल पुथल किसी एक क्षेत्र तक, किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगी और ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करेगी। और इसके साथ ही पुतिन ने यह भी साफ किया कि मुश्किल भरे इस वक्त में रूस के मित्र देशों के लिए ऊर्जा की सप्लाई जारी रहेगी। तो मॉस्को भी ऊर्जा निर्यात रोकने की सोचेगा, यह भी पुतिन की तरफ से कहा गया है। I've already instructed the government to evaluate the possibility of stopping energy supplies to the European market without waiting for the door to be shut in our face. और क्या ईरान पर हमला सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए किया गया, या इसके पीछे तेल की वैश्विक राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा है? देखिए, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें उछाल मार रही है और दुनिया की नजर हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हुई है। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या इस पूरे संकट या यूं कहिए कि महासंकट से सबसे ज्यादा फायदा वेनेजुएला के तेल को मिल सकता है, और क्या यही ट्रंप की वो बड़ी रणनीति का हिस्सा है? ये रिपोर्ट आप गौर से देखें। क्या मिडल ईस्ट में तेल के लिए हुआ सारा खेल? क्या वेनेजुएला के तेल को दुनिया भर में चलाना चाहते हैं ट्रंप? अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की वजह न्यूक्लियर खतरा और अयतुल्ला खामनेई की सत्ता को बताया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संघर्ष का एक बड़ा पहलू वैश्विक तेल बाजार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ईरान संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इसकी बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर मंडराता खतरा है। अगर संघर्ष लंबा खींचा तो फिर न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे प्रमुख तेल निर्यातकों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। But the attack on Venezuela and what they are doing there afterwards, and the attack on Iran has an impact on oil prices immediately, of course. But again, what I'm trying to say is that they have a political agenda. They want to make an impact on the whole world. And if you have a link between the two situations, probably is economically speaking, is oil. क्या ईरान पर ट्रंप के अचानक हमले के पीछे सिर्फ न्यूक्लियर खतरा था, या फिर इसके पीछे वैश्विक तेल राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा था? माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा करके अमेरिका दुनिया के तेल बाजार को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है, और उसकी इस रणनीति में वेनेजुएला का तेल अहम भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल को फिर से वैश्विक बाजार में मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता है। हाल के सालों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे तेल प्रतिबंधों में सीमित ढील भी दी है, जिससे कुछ कंपनियों को वहां उत्पादन की अनुमति भी मिली है। ईरान पर हमले की टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है। जनवरी में ही अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी थी और इसके बाद तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसी बीच अमेरिका में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात भी बढ़कर के 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ती है और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो वेनेजुएला जैसे वैकल्पिक स्रोतों की मांग तेज हो सकती है। अमेरिका की कई रिफाइनरीज पहले से ही वेनेजुएला के भारी और गाढ़े कच्चे तेल को तेजी से खरीद रही है, क्योंकि इन कंपनियों की रिफाइनिंग क्षमता इसी प्रकार के तेल के लिए बनाई गई है। अमेरिका रोजाना करीब 41 लाख बैरल तेल नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को निर्यात कर रहा है।
ऐसे में अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है और होर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो दुनिया को दूसरे तेल स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वेनेजुएला के तेल की मांग अमेरिका और भारत जैसे देशों में बढ़ सकती है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। G7 देश अपना इमरजेंसी तेल भंडार नहीं खोलेंगे। ये बहुत अहम खबर है। ये बड़ी खबर होने के साथ साथ बेहद अहम खबर, जहां कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर G7 देशों की अहम बैठक है। G7 देश की तरफ से देखिए यह साफ किया गया है कि कीमतों को स्थिर रखने के लिए इस स्थिति पर नजर बनी हुई है। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को यहां पर बंद किया गया है, कंपनीज बेहद परेशान है। तेल भंडार का खात्मा जो है वो लगातार सामने आ रहा है। हालांकि इसके कई नियम और भी हैं जिसमें 90 दिनों का तेल जो है वो स्टॉक के तौर पर जरूर यकीनन जो इससे जुड़े हुए हैं उनके पास रहता है। ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर है। G7 देश अपना इमरजेंसी तेल भंडार नहीं खोलेंगे और इसके मायने आप समझ रहे हैं। हालांकि ये भी कहा कि हम स्थिति को देखते हुए नजर रखेंगे और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर G7 देशों की ये बेहद अहम बैठक यहां पर सामने आई है। वहीं पर ईरान के मिसाइल हमलों के बीच इजरायल में हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं। देखिए हमले का सायरन लगातार बज रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूरे शहर में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और आसमान में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वो चमक दिखाई दे रही है जो जिंदगियों को खौफजदा कर रही है। तेल अवीव में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। तेल अवीव से न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखिए, गौर से देखिए। इस वक्त इसराइल में उस गाड़ी में बैठा हूं जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। यहाँ पर गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। जो कुछ भी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का हाल इसराइल में। वहाँ पर जहाँ पर मिसाइल अटैक किया है ईरान ने, और ईरान का जहां पर भी मिसाइल गिरता है वो बहुत भयानक तबाही कर देता है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत पावरफुल होता है। यहाँ इर्द गिर्द दूर दूर तक उससे नुकसान हो जाता है। तो ये गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं जो बाहर रहती हैं, और मकानों की हालत आप पूछिए मत के इर्द गिर्द मकानों की हालत क्या हुई है। ये देख सकते हैं आप मकान खंडर में तब्दील हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग अब शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए। और ये अब इस वक्त यहाँ पर इसराइल का कई जगहों पे हाल है जो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर आप तक पहुँचा रहे हैं। वो खबर जो शायद बाकी चैनल्स या बाकी रिपोर्टर्स आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। जो कुछ इसराइल में डैमेज हुआ है ईरान के ताकतवर मिसाइल से, वो कोशिश कर रहे हैं हम इसराइल में बैठकर आप तक पहुंचाने की रियल ग्राउंड ज़ीरो से। तो आप देखिए किस तरह से मौके से निकलकर ये तस्वीर सामने आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान की धरती थर्रा रही है, कांप रही है। भयानक तबाही का मंजर सामने आ चुका है। लेकिन इजरायल की धरती से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला भी वो हकीकत दिखा रहे हैं जहां पर ईरानी सेना की ताकत का खामियाजा देखिए किस तरह से कई इलाकों को यहां पर भुगतना पड़ रहा है। इजरायली सेना जो कि सबसे अत्याधुनिक सेना में शुमार मानी जाती है, उसे भी देखिए ईरान के हमले में यह दर्द झेलना पड़ रहा है। Presented by Hamdard Foods India. ईरान से जंग के बीच ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बात। पुतिन ने की मदद की पेशकश। ट्रंप बोले जल्द खत्म होगी जंग। We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. जंग के बीच तेल सप्लाई पर ट्रंप का बड़ा फैसला। तेल खरीद के लिए रूस समेत कई देशों से हटाए गए सारे प्रतिबंध। ट्रंप ने ईरान को चेताया, कहा दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश की तो बहुत बुरा अंजाम होगा। And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level.
G7 देशों का अपना इमरजेंसी तेल भंडार नहीं खोलने का ऐलान। एलपीजी पर भारत सरकार ने रिफाइनरीज को दिए प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश। 2 सिलेंडर की बुकिंग के बीच अब 21 के बजाय 25 दिन का अंतर जरूरी। कल बड़ी गिरावट के बाद आज बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। रुपया भी 40 पैसे हुआ मजबूत। डॉलर के मुकाबले गिरावट थमी। संसद में आज भी हंगामे के आसार। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा की शुरुआत। सरकार की तरफ से 9 सांसद लेंगे हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह भी रख सकते हैं अपनी बात। दिल्ली के उत्तम नगर मर्डर केस में मुख्य आरोपी सायरा समेत 14 लोगों की गिरफ्तारी। होली के दिन मामूली विवाद के बाद की गई थी हत्या। न्यूज 18 इंडिया से बोली मृतक तरुण की मां। पकड़े गए सभी आरोपियों के घर टूटने चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे को इंसाफ चाहिए सर। जैसे मेरा लाल गया ना तो उनका भी जाना चाहिए। Presented by Hamdard Foods India. महायुद्ध को लेकर हमारी नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। अब आपको दिखाते हैं महायुद्ध की 10 बड़ी खबरें, वो 10 बड़ी अपडेट जो जल्द इस वक्त हमारे सामने है और आपकी आंखों के सामने भी है। ये पहली बड़ी अपडेट है, किस तरह से ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। जंग रुकवाने के लिए पुतिन ने मदद की पेश की है, यानी कि दोनों नेताओं के बीच में ये बातचीत हुई है। पुतिन ने कहा है कि तेहरान के साथ हम यहाँ पर खड़े हैं और साथ ही IRGC देखिए, ईरान अमेरिका से 10 साल तक ये जंग लड़ सकता है। कम से कम 10 साल तक ये जंग यहां पर लड़ी जा सकती है। एक और अपडेट इस वक्त आपके सामने है, जहां पर ईरान ने अब तक 5000 से ज्यादा टारगेट जो है वो तबाह कर दिए गए हैं और नए नेता भी पहले वालों की तरह खत्म हो जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। दरअसल ये नए सुप्रीम लीडर के मोस्तफा के लिए कहा गया है। वहीं IDF का भी दावा यहां पर सामने आया है। इराक ने कहा है कि इरबिल में अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन हमला यहां पर हुआ है। क्रूड ऑयल की कीमत देखिए कम हुई है, $84 प्रति बैरल तक के दाम यहां पर हो गए हैं। 10 बड़ी अपडेट इस वक्त आपकी आंखों के सामने हैं। एक एक करके फिर से ये सारी अपडेट, लेकिन वॉर ब्रेकिंग जल्द आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये खतरनाक मिसाइल हमला हुआ है। इजराइल की सेना ने ईरानी मिसाइलों को हालांकि इंटरसेप्ट करने का बड़ा दावा किया है। IDF ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें ईरानी मिसाइल हमले को देखिए किस तरह से दिखाया गया है और ये बताया गया है कि हमारी सेना यानी कि इजराइल की सेना ने जो है इसे नाकाम कर दिया। इंटरसेप्ट आसमान में ही कर दिया गया और आसमान में ही इसे ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल ये इजराइल का वो एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर दिखाई दे रहा है जिसने इस हमले को नाकाम कर दिया है। देखिए इतना तय है, अगर तीनों देशों की आप सैन्य ताकत देखेंगे तो बहुत जल्द इस तस्वीर के साथ समझिए अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। वहीं पर इजराइल का जिक्र करें तो उसके पास वो आधुनिक तकनीक है जिसके दम पर वैश्विक तौर पर उसका डंका बजता है। तो वहीं ईरान के पास भी मिसाइल और ड्रोन की वो भरमार है जो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाता है। वहीं पर खामनेई की मौत के बाद इजराइल और अमेरिका ने बिना इजाजत सुप्रीम लीडर चुनने पर देखिए कहा था कि अगर खोज की तो फिर अब मार दिया जाएगा, लेकिन ईरान नहीं रुका। अमेरिका और इजराइल की धमकी से वो नहीं डरा और रातों रात ही खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता यहां पर बना दिया गया। जंग के बीच आधी रात को ईरान की सड़कों पर ये जश्न वहां के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा हुसैनी खामनेई के लिए मनाया गया। तेहरान की सड़कों पर रात में भीड़ जुटी, लोगों ने नारे लगाए, हाथों में ईरान के झंडे लहराए। अयातुल्ला अली खामनेई और मोस्तफा हुसैनी खामनेई दोनों की तस्वीरें लहराई, क्योंकि ट्रंप की धमकी और इजराइल के हमलों के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा हुसैनी खामनेई ने कमान संभाल ली। मोस्तफा हुसैनी खामनेई के कमान संभालते ही तेहरान में उनके समर्थकों ने रैलियां भी की, जिसमें उन्होंने मोस्तफा के लिए अपना समर्थन दिखाया। मोस्तफा के नाम का ऐलान ईरान की सरकारी न्यूज चैनल ने किया।
मुस्तबा हुसैनी खामनेई को विशेषज्ञों की सभा के प्रतिनिधियों ने संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत सुप्रीम लीडर चुना। उन्हें ईरान के पवित्र इस्लामी गणराज्य के तीसरे नेता के रूप में नियुक्त किया गया। और ये सब तब हुआ जब ईरान जंग की आग में जल रहा है। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान उनके बिना नया सुप्रीम लीडर ना चुने, क्योंकि उनकी मंजूरी के बिना जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इजराइल ने भी धमकी दी कि मुस्तबा हुसैनी खामनेई का हाल भी अयातुल्ला अली खामनेई जैसा होगा, लेकिन ईरान नहीं माना, जिद नहीं छोड़ी, रातों रात मुस्तबा को कमान सौंप दी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी सोशल मीडिया पर मुस्तबा को बधाई दी। लिखा कि मुस्तबा हुसैनी खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने की बधाई। मतलब ईरान ने घुटने नहीं टेके, उल्टा उसने ऐसा कदम उठाया जिससे ट्रंप का गुस्सा और बढ़ सकता है। मुस्तबा हुसैनी खामनेई अयातुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। मुस्तबा का जन्म 1969 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अपने पिता के उस दौर में बिताया था जब वो ईरान के एक धर्मगुरु बनकर उभर रहे थे और ईरान अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का विरोध कर रहे थे। इसके बावजूद मुस्तबा ज्यादातर लो प्रोफाइल ही रहे। उन्होंने सरकार में कोई पद नहीं लिया। वो बात अलग है कि सियासत से दूरी के बीच सीमा पर ईरान की सेना के लिए काम करते रहे। मुस्तबा ईरान इराक युद्ध का हिस्सा बने, जिससे ईरान के शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC भी शामिल है, उनके साथ उनके अच्छे रिश्ते बने। मुस्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन दिनों की तस्वीरें भी वायरल हुई जिनमें मुस्तबा सैनिकों के बीच सेना की वर्दी में नजर आए। यानी सियासत से दूर रहने वाले ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने ऐसे समय में कमान संभाली जब हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और इजराइल गिद्ध की तरह उन्हें नोचने के लिए बैठे हैं, लेकिन ईरान न झुकने के लिए तैयार है न रुकने के लिए। उल्टा मुस्तबा की सत्ता में एंट्री करवाकर उसने नया दांव चल दिया है।